सेकंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें पहला इसमें आता है आपका नेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड आता है इसमें कंसंट्रेशन। थर्ड पॉइंट आता है इसमें टेम्परेचर। फोर्थ आता है इसमें प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फिर है प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। और है सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये फैक्टर्स इसमें होते हैं। पहला देखो नेचर में क्या आता है, नेचर में आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम हो जाएगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। पहला समझ में आ गया नेचर में, जितना इंटरमोलिकुलर Yes, फोर्स sir. ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। दूसरा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। जितना कंसंट्रेशन है, अभी आपने किया था ना, जैसे 2A कर दिया तो हम कहते थे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। अगर मैंने 3A कहा तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हो जाएगा। एक्चुअल में ये थ्योरी ये मानती है कि यहाँ पे क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चैप्टर ये इस चीज को मानता है कि केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। तो जब टकराएंगे तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा टकराएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जितना क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते जाएंगे उतना नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ता जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जितना कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. इसे लिख लो पहले, अगर लिखना है आपको फर्स्ट 2 पॉइंट पहले, पहले 5 ये 6 पॉइंट लिखने। इसमें 2 पॉइंट का पहला ये है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट में जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, कंसंट्रेशन में जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। Yes, I did. डन। अब देखो, इसके बाद आता है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा? थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अभी आपको बताया था मैंने, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टकराने जो कोलिजन है, जो मॉलिक्यूल टकराएंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रेट की स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कोलिजन बनेंगे बढ़ेंगे उतना रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। फोर्थ आता है इसमें प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जनरली क्या होता है, कैटलिस्ट होता है जो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट होता है कि जो रिएक्शन एक रिएक्शन होती है उसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं कि जिसमें द रिएक्शन विच अकर in the presence of light, which occur in the presence of light, in the presence of light, जो लाइट की प्रेजेंस में होती है उसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो जो लाइट की प्रेजेंस में होती है उसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो जिसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होती है, जिसकी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होती है, जिसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो उतना क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इंटेंसिटी मतलब होता है दिन में जैसे धूप ज्यादा तेज पड़ती है तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे लिख लो, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है द रिएक्शन इन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में होती है और जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो इसे लिख लो 3, 4, 5। बारिश के मौसम में तो तुमको Yes, I did. इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बाद आता है सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया की। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। डन। Yes, sir. ये देखो, जैसे ये आ गया आपका एक एरिया, ये है इसका सरफेस एरिया, सेकंड ये है और थर्ड ये है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, जैसे ये है इसका, अब आपने सेम अमाउंट के
सेम अमाउंट रखा है दोनों तीनों में, लेकिन जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो इसमें सबसे तेज स्टोन होगा 3 वाला, फिर 2 वाला और लास्ट में 1 वाला। जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी, फास्ट होती जाएगी। Yes, I did. डन। हाँ, तो ये हो गया आपका। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन था, इसको दिया था गुलबर्ग और वागे ने, गुलबर्ग एंड वागे, गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि जैसे मैंने कहा ए है और इससे क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर एक सिंपल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to, rate of reaction is directly proportional to the एक्टिव मास। और एक्टिव मास को हम यहाँ पे कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट। जैसे अभी मैंने रिएक्शन लिखी है, अगर मैं इसी को लिखूंगा तो इसे अप्लाई कैसे करना है, देखो इसको अप्लाई कैसे करना है। तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ब्रैकेट के अंदर का मतलब होता है एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन, और अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है के, जिसे कहते हैं हम रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट की बात हो रही है। ये चैप्टर आपको रेट के बारे में बताएगा, तो इसको कहेंगे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो इससे लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इसका, लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Yes, I did. डन। अब देखो, ये तो सिंपल के लिए था। अब अगर बहुत सारे आ गए तो इसके लिए अलग आएगा। जैसे बहुत सारे, जैसे मैंने कहा ये लिख दिया मैंने 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट लिख दिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट भी लिख दिया, जैसे मैंने 3c + 4d लिख दिया। इसके लिए क्या बनता है फॉर्मूला, इसके लिए बनता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट रेज टू द पावर, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, ठीक है। ये अप्लाई करना आना चाहिए। तो इसकी डिफाइन को चेंज कर दिया गया, फिर इसको कहा गया रेट ऑफ रिएक्शन,
rate of reaction is directly proportional to the product of active mass या मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को रिएक्टेंट में कौन है, ए और बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब अगर ये 2 लिखा है तो ये 2 पावर में चले जाएगा, 3 लिखा है तो ये 3 पावर में चले जाएगा, ठीक है, 2 और 3 ये पावर में चले जाएंगे आपके, ये बन जाएगा आपका। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2 बी की पावर 3 हो जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ एक्टिव मास का या मास एक्शन का पूरा फॉर्मूला, ठीक है, इसे लिख लो। ये स्टोइचोमेट्री, CHIOMETRY। Yes, sir. डन। अब देखो इसे अप्लाई करो जरा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने बोला इसमें लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन। कैसे आएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना है इसमें। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 के और H2 के, ठीक है। अब इसकी पावर देखो, पावर कौन सी होगी, जो आगे लिखा है। आगे क्या लिखा है इसमें, देखो आगे इसका 1, इसके आगे 3 है, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। और प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे k आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे N2 और यहाँ पे लिख देंगे H2, इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा 2H2 + O2 गिव्स 2H2, मैंने कहा यहाँ पे लगा दो लॉ ऑफ मास एक्शन। कैसे लगेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए क्या होगा, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन है H2, इसकी पावर 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन है, इसकी पावर 1 होगी, क्यों, क्योंकि इसके आगे 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। R = K आ जाएगा, H2 की पावर 2 और O2 की पावर 1, ठीक है, ये हो जाएगा। आया लगाना आ जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। सर एक बार वापस बता दो कैसे लगाना है। इससे लिख लो पहले, एक बार इसको लिखो, फिर मैं दूसरे एग्जांपल से। ओके सर।
Yes, sir, it did. और कोई भी एक इक्वेशन बताओ, कोई रिएक्शन है आपको ध्यान में? जैसे मैंने लिखा SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, इसे बैलेंस करना है तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा बैलेंस में। अब मैंने कहा इसमें लगा दो लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हर हमेशा रिएक्टेंट में लगता है, बस प्रोडक्ट में नहीं लगता। तो लॉ ऑफ मास एक्शन रिएक्टेंट में लगेगा तो रिएक्टेंट ये हो गए, प्रोडक्ट में काम नहीं करता। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट क्या है SO2 और ऑक्सीजन है O2। ठीक है, और रेज टू द पावर, अब इसकी पावर कर दो, इसके आगे 2 लिखा है तो पावर 2, इसके आगे 1 है तो इसकी पावर 1। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा कांस्टेंट, SO2 की पावर 2, O2 की पावर 1। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ, इसे लिखो। Yes, sir, it did. ऐसे अब मैं 2-3 लिख रहा हूँ, एक बार इसको लिख के देखना कैसे कैसे करना है। मैंने लिखा है पे 3A प्लस 4B गिव्स 2C प्लस 3D। सेकेंड है A प्लस 5B गिव्स 2D प्लस 4E। इसको बनाना जरा, इन दोनों को लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना। हो गया? Yes, sir. हाँ, तो चेक करो, देखो आंसर अपना। पहला आएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर 3 और बी की पावर 4। बस रिएक्टेंट आएगा, प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो रिएक्टेंट ये है, इसी को लिखेंगे। Yes, sir. सेकंड, सही आ रही है वैल्यू. आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1, तो पावर 1 को नहीं लिखते हैं, बी की पावर 5। सही है? Yes, sir. तो ये ऐसे ही लगाना है अपने लॉ ऑफ मास एक्शन। अब जब भी आप ये क्वेश्चन आंसर आएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आता है इसमें नेक्स्ट हेडिंग इज
रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं? देखो रेट कांस्टेंट, अभी हमने लिखा था रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की डिफाइन होती है द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन in which the concentration of reactant is taken as unity, is taken as unity, is taken as unity. यूनिटी लेना है आपको, वन मानना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, कंसंट्रेशन आपको वन मानना पड़ेगा, ठीक है। वो आपका रेट कांस्टेंट है, डिनोटेड बाय के। जैसे मैंने अभी लिखा आपका ए गिव्स बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ए। अब आपने अगर कंसंट्रेशन को वन मान लिया तो चाहे आप यहाँ कुछ भी लिख दो, लेकिन आंसर तो वन ही आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो इसी को कहता है रेट कांस्टेंट की द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा कब? जब आपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वन मान ली, यूनिटी का मतलब वन मान लिया। जैसे आप कंसंट्रेशन को वन मानोगे, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट की डिफाइन यहीं से होती है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। इसे लिख लो। हो गया? Yes, sir. हाँ, अब देखो लिख लिया ना ये पूरा? Yes, sir. अब जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट, ये डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो हम यहाँ पे इसकी यूनिट लिख नहीं पाते हैं, इसकी यूनिट डिपेंड करेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, जो हम आगे पढ़ेंगे। डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट में लिखो डिपेंड ऑन अपॉन अपॉन डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है इसकी यूनिट की। लिख लिया? Yes, sir. अब देखो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि जितना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाओगे, जितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, जितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा उतना के की वैल्यू बढ़ेगी, पहला। दूसरा टेम्परेचर का, टेम्परेचर में जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। तीसरा कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन में जितना कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, यानी जो के होता है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन आप कितनी रखो, क्योंकि उन्होंने कह दिया कंसंट्रेशन फिक्स है, वन के लिए करेंगे हम, तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। फोर्थ है इसमें यूनिट, तो इसकी यूनिट है जो डिपेंड करती है किस पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। पहला रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो के की वैल्यू बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। और फोर्थ है यूनिट है जो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे।
Yes, sir. Done. अब ऐसे आएगा डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। डिफरेंस में यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और यहाँ पे प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट फर्स्ट है इसमें कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन है जो ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, लेकिन रेट कांस्टेंट है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर में तो दोनों डिपेंड करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, के की वैल्यू भी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे तो डिपेंड करेगा। तीसरा डिफाइन है, दोनों की डेफिनेशन है जो मैंने आपको डिफाइन स्टार्टिंग में बता दी थी। डेफिनेशन दोनों की अलग अलग है, वो यहाँ पे लिख दे रही है। रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, और इसका होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिट। फोर्थ आता है इसमें यूनिट। इसकी यूनिट फिक्स होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, जबकि इसकी यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, डेफिनेशन और यूनिट। 4 पॉइंट पे ये डिफरेंशिएट होते हैं। कौन? रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा लेकिन रेट कांस्टेंट नहीं करता। सेकंड, टेम्परेचर पे दोनों डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तीसरा डेफिनेशन है, दोनों की डिफाइन जो अभी हमने लिख दी थी। और फोर्थ है इसमें यूनिट। तो यूनिट है जो वो रेट ऑफ रिएक्शन की फिक्स होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और के की यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, सॉरी रिएक्टेंट नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, Yes, sir. इसलिए Yes, sir. Done. अब देखो इसके बाद आता है रेट लॉ। तो अभी टाइम हो गया, एक बार फिर से रिज्वाइन कर देना इसको, है ना, टाइम हो गया, रिज्वाइन कर दो। न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, रिज्वाइन कर लेना। Okay, sir.